62 के दिन जय सिंह पहुंच जाता है पुणे। औरंगजेब इसके साथ में खूब बड़ी सी सेना देने के बाद पूर्णतया स्वतंत्र कर देते हैं कि आपको किसी भी तरह शिवाजी को या तो मारना है या तो पकड़ना है। जय सिंह इस बात को जानता था कि मराठे कमजोर है नहीं, इसलिए जय सिंह ने सोचा कि मराठों को तो आसान भी नहीं है हराना। तब उन्होंने सोचा कि आखिर जीत कैसे पाते हैं। तब जय सिंह ने ये बात को पता पाया कि इनके कनेक्शन कई जगह हैं। जय सिंह ने तुरंत उन कनेक्शनों को काटकर मराठों के दुश्मनों को अपनी तरफ मिला लिया और 22 जून के समय पुरंदर किले पर उन्हें घेरा डाल दिया। अब शिवाजी करे तो क्या करें। अंदर से जब ये होगा कि अब नहीं जीत पाएंगे तो उन्होंने प्रपोजल दिया जय सिंह को। जय सिंह और शिवाजी के मध्य 22 जून 1665 को एक संधि हुई पुरंदर में, जिसे पुरंदर की संधि माना जाता है। इस संधि में यही बात हुआ कि औरंगजेब शिवाजी के पास टोटल 35 किले थे, 35 किले थे। उस 35 में से 23 किले औरंगजेब को दे देना था, जिनकी आय सालाना लगभग 4 लाख होड़ थी। दूसरा, जब कभी औरंगजेब दक्षिण में अभियान करेगा तो शिवाजी उनकी सहायता करेगा। तीसरा, औरंगजेब के दरबार में शिवाजी का कोई प्रतिनिधि या शिवाजी स्वयं दंडवत करेंगे। शिवाजी की मजबूरी थी, तीनों कहना मान लिया और 23 किले अपने मुगलों को दे दिया और जय सिंह से कहा कि हम दरबार में नहीं जाना चाहते हैं, हम अपने बेटे को भेजना चाहते हैं। और अपने बेटे शायद साहू जी थे, उनको उठाकर 5000 का मनसब दिलवा कर जय सिंह ने आगरा में रखवा दिया। औरंगजेब भी खुश था, लेकिन औरंगजेब इस बात को चाहता था कि शिवाजी आके हमारे दरबार में रहें। जय सिंह के दबाव के कारण शिवाजी ने कहा चलो ठीक है चलते हैं। शिवाजी एक राजा की तरह थे। जब आगरा में पहुंचे, जिस दिन पहुंचे उसी दिन औरंगजेब का जन्मदिन था। तो शिवाजी जब पहुंचे तो इनको जानते हैं कहाँ बैठाया गया? उस जगह बैठाया गया जहाँ इनका बेटा बैठा था। ये कहीं ना कहीं शिवाजी का अपमान था, क्योंकि एक दक्षिण का बादशाह को 5000 का मात्र मनसब देना, ये उसके लिए कहीं ना कहीं बेइज्जती की बात थी। शिवाजी ने इसका विरोध किया और दरबार से निकल आए। तो बहुत सारे मुसलमानों ने औरंगजेब से कहा कि ये शिष्टाचार का उल्लंघन है, अवमानना का दोषी है, इन्हें तो 6 माह की कैद होनी चाहिए। भाई बात तो सही था। औरंगजेब ने भी इस बात को ठान लिया कि हाँ होना चाहिए। जय सिंह ने कहा अरे साहब आप गलत कर रहे हैं, शिवाजी पहाड़ी चूहा आप कहते हैं ना, वो कुतर के आपके मुगल साम्राज्य को खत्म कर देगा, उसको सम्मान चाहिए और कुछ नहीं चाहता। औरंगजेब ने जय सिंह की एक न सुनी और आगरा के जयपुर महल में शिवाजी को किडनैप कर दिया। अब जय सिंह परेशान कि अब करे तो क्या करे। जय सिंह ना औरंगजेब को दुश्मनी ले सकता था ना उनको शिवाजी को, इसलिए चुपचाप बैठ के देखता रहा। हालांकि 1666 में उसकी मृत्यु हो गई तो सारा सब कुछ क्लियर हो गया। हुआ क्या, अब शिवाजी आगरा से निकलना चाहते थे। अब शिवाजी आगरा से निकले कैसे? मिठाई के डब्बे में, ये आप अच्छे 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसमें बताइए कि कोई आवश्यकता नहीं है। वहां से निकले तो एक बड़ी बात हो गई जो यूपीएससी में हमेशा यहाँ पे अटका रहता है। क्या? अगर जो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आगरा से निकलने के बाद में जो रास्ता होता है मराठों को जाने के लिए वो ये है, यही छोटा रास्ता था। लेकिन शिवाजी इस रास्ते पर न आकर जानते हैं किस रास्ते से होकर आए थे? वो आगरा के बाद छत्तीसगढ़, गढ़कटंगा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इस रास्ते से होकर आए। सवाल यही पूछा जाता है क्यों? ये मुख्य परीक्षा के सवाल है, तो याद रखिएगा। बादशाह शिवाजी ये रास्ता इसलिए नहीं प्रयोग करें, इसलिए इसका प्रयोग करें क्योंकि ये एक कारण हम आपको केवल बता रहे हैं और कई सारे इसके कारण हैं। क्योंकि शिवाजी इधर की ओर जाकर कई सारे हिंदू राजाओं को अपने साथ में मिलाकर अपना समर्थन बढ़ाकर मराठा साम्राज्य को बढ़ाकर मुगल सल्तनत को चुनौती देना चाहते थे। ये एक बड़ा कारण है, याद रखिएगा। और इस प्रकार शिवाजी भाग आते हैं। आने के बाद 1674 में रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाते हैं और जो उपाधि धारण करते हैं वो हिंदू धर्म उद्धारक की उपाधि धारण करते हैं।
गौपालक की उपाधि धारण करते हैं और एक और उपाधि छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं। इतना करने कराने के बाद में अब इनकी कहानी रोक देंगे। कारण ये शिवाजी पर पूरा अगला एक अलग वीडियो ही बनेगा, पेशवाई क्या होती सारी चीजें बताएंगे। अब हम फिर से औरंगजेब पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब मराठों का समीकरण हल नहीं हुआ, इससे औरंगजेब का ये नासूर हमेशा बना रहा। नेपोलियन बोनापार्ट का जैसे नासूर स्पेन था, ठीक उसी प्रकार से औरंगजेब का नासूर दक्षिण भारत था। इसके बाद में पुरंदर का संध हो गया, जयपुर रायगढ़ में इतना चाहा, जाटों ने विद्रोह कर दिया। ये जाट कहाँ थे? मेवात। हसन खान मेवाती नाम आपने सुना होगा। हरियाणा और राजस्थान के ये वाले क्षेत्र में जाटों ने विद्रोह कर दिया। और इस जाटों का पहला जो विद्रोह हुआ, मत याद रखिएगा, औरंगजेब के समय पहला विद्रोह किसका हुआ? जाटों का विद्रोह हुआ और मथुरा में हुआ। और इसका जो नेतृत्व करता था वो गोकुला में था, गोकुला उसका नेतृत्व करता था। इन्हीं जाटों में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजा राम। वो हिंदुत्व को इतना मानता था कि आगरा के पास सिकंदरा में गया और सिकंदरा में अकबर के कब्र को खोद डाला और वहां से उसकी हड्डी को निकालकर हिंदू रीति रिवाजों से जला दिया। ये बात मनुची बताता है, जो कि एक तोपची था। मनुची नामक एक यात्री था यूरोप का। और जब जला डाला तो उसके बाद में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम पड़ता है चूड़ामन। ये भी जाटों का नेतृत्व करता था। और जो आप राजस्थान के भरतपुर को देखते हैं उसी को स्थापित किया था। याद रखिएगा, जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? जरा इसको आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऑप्शन में कौन कौन रहते हैं? गोकुला, राजाराम, सूरजमल, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आप ये कमेंट में बताइएगा कि जाटों का अफलातून है, प्लेटो ऑफ जाटो कौन कहलाता है, बताइएगा। जो दूसरा खास विद्रोह हुआ वो सतनामियों का विद्रोह। पीसीएस ने ऐसे ही पूछा है, सतनामी का विद्रोह किस किस का समय में हुआ। तो सतनामी कौन थे जरा जान लीजिए। ये कुछ हिंदू प्रवृत्ति के लोग, किसान, व्यापारी, छोटे छोटे, ये सब इनका आपसी समूह था। सतनामियों को विद्रोह को दबाना औरंगजेब के लिए बड़ी दूभर बात हुई, हालांकि दबा ले गया। दूसरा सिख विद्रोह हुआ 1765 में। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने सर कलम करवा दिया। इस बात को लेकर सिखों में ये भावना फैल गई कि औरंगजेब इस्लामीकरण कर रहा है। इसी समय हमारे गुरु गोविंद सिंह आ गए और उन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया और यहीं से लोगों को अब सिंह कहा जाने लगा। आपको पता है कि 5 का होते हैं, का, कछा, कच्छा, कड़ा, कंघा, कटार और खड़ग, ऐसे कुछ है। इन 5 को मिलाकर बनाए गए आपके सिख। हालांकि जैसा भी रहा, गुरु गोविंद सिंह का ज्यादा पट्टा नहीं था। 1608 में नांदेड़ गोदावरी के किनारे गुरु गोविंद सिंह मारे जाते हैं। अगला जो हुआ खास बातों में से एक सिख विद्रोह हो ही चुका था। 1699 जजिया, ये सब बाकी चीजें हम आपको पूरी तरह से बता चुके हैं। औरंगजेब के बारे में आपको बताया तो इस्लाम को स्थापित करने के लिए, जैसे महान सम्राट अशोक ने नैतिकता को स्थापित करने के लिए धम्म महामात्र नामक अधिकारी नियुक्त किया था, वैसे ही औरंगजेब ने मुहतसिब, कौन, ये याद रखिएगा, मुहतसिब नामक अधिकारी को नियुक्त किया। और मुसलमानों से रायदारी, जिसे परिवहन कर कहा जाता था, और पानदारी, जिसे चुंगी कर कहा जाता था, माफ कर दिया। नवरोज त्योहार बनाना बंद कर दिया, झरोखा दर्शन, आज सारी चीजें कर दिया। लास्ट बातें अब हम आपको बताते चलते हैं कि इतने सारे कामों के करते हुए औरंगजेब को समस्याएं क्या क्या हुई, जिसकी वजह से उसका साम्राज्य ढह गया। तो देखिए, अकबर ने जो मनसबदारी प्रथा शुरू किया था, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि मनसबदारी क्या है, कैसे क्या, सब कुछ बताएंगे। राजस्व प्रशासन, भू व्यवस्था, कल्चर, साहित्य, सब चीज बताएंगे। अभी जरा सुनिए केवल राजनीतियों के बारे में। औरंगजेब के समय वह मनसबदारी व्यवस्था बहुत आगे बढ़ चुकी थी। अकबर ने मनसब को इसलिए स्थापित किया था ताकि वो सेना और अपने अमीरों को संतुष्ट रख सके, ये उसका बड़ा उद्देश्य था। औरंगजेब के समय मनसबदारों की संख्या इतनी बढ़ गई कि अकबर के समय मनसबदारियों की संख्या 1803 था। औरंगजेब के समय ये लगभग 22,000 से ऊपर हो गया। और वो जमीन का टुकड़ा जिसका आय सीधे केंद्र के रिजर्व में जाता था, उस जमीन को खालिसा भूमि कहा जाता था।
खालिसा भूमि क्या था? केंद्र यानी राज्य का अपना भूमि जिसका डायरेक्ट उसी को जाता था टैक्स, वो खालिसा कहलाता था। इस पर किसी का अधिकार नहीं होता था। मनसब देने के लिए जरूरी था कि आप कोई ना कोई जमीन दीजिए, जागीर होना चाहिए। और जैसे जैसे मनसबदार बढ़ते जा रहे थे, जमीनें कम पड़ती जा रही थी। औरंगजेब ने मराठों को संतुष्ट करने के लिए अपने राज्य में बहुत सारे मराठों को मनसब देना शुरू किया। इतना मनसब देना शुरू कर दिया कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां इन तीनों के पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारी किसके काल में हो गए? औरंगजेब के। कितना? 33%। इतना ज्यादा बढ़ गए। अब समस्या इस बात की थी कि अब मनसबदार लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन युद्ध से जमीन बढ़ नहीं रहा था। जमीन उतनी ही थे और बहुत सारे मनसबदार हो गए। अब समस्या इस बात की हो गई कि अनार एक है और बीमार 100 हो गए। तभी से ये बात निकल पड़ी, एक अनार 100 बीमार। अकबर के लिए, औरंगजेब के लिए बड़ी बात थी कि अब जब मनसबदार इतने ज्यादा हो गए, जमीन है ही नहीं तो करे क्या? तब औरंगजेब को मजबूरी में वो भूमि भी खालसा में उनको देना पड़ा, मनसबदारियों को, जिसे खालसा कहा जाता था। और जब खालसा का आय मनसबदारों में चला गया तो राज्य की आय कम हो गई। अब राज्य की आय कम हो गई तो फिर सेना को कैसे मजबूत रखा जाए? अब सेना को मजबूत रखने के लिए जरूरी था कि आपके पास धन हो, लेकिन आपका धन झरोखा दर्शन, इतिहास लेखन, संगीत, नृत्य और तुलादान, कलमा, नौरोज आज पर वेस्ट किया जा रहा था। ये सब विलासितापूर्ण चीजें थी। तो औरंगजेब ने धन को रोकने के लिए ये सारी चीजें बंद करवा दिया और उस धन से सेना को बनाया। लेकिन सेना उतनी मजबूत हो नहीं पा रही थी, कारण व्यापार हो नहीं रहा था, युद्धों को तांता लगा हुआ था। और जब व्यापार नहीं हुआ तो मुद्रा उतना बेहतर बना नहीं। तो औरंगजेब के समय सिक्कों की इतनी कमी पड़ गई कि थाली, लोटा, गिलास, जितने बर्तन थे सोने चांदी के, उन सब को पिघलाकर सिक्कों में परिवर्तित करना पड़ा। अब इतना बड़ा दिवालिये पर जा रहा औरंगजेब कैसे न जजिया को लागू करे, कुछ तो आम पैसा हो। तो ऐसे कई सारे फरमान जारी किया और इस प्रकार से हिंदू जनता को अलग किया, मुसलमानी रूढ़िवादिता को बढ़ावा दिया, सेना कमजोर हो गई और दक्षिण भारत में वो अगले अंतिम 25 साल आ नहीं सका। और अंतिम में 3 मार्च 1707 को उसकी मृत्यु हो जाती है। उससे पहले उसकी बीवी की मृत्यु होती है, जिसे राबिया दुरानी कहा जाता है, और औरंगाबाद में उसको दफन कर दिया जाता है। इसे काला ताजमहल भी कहा जाता है। अगर जो आप ध्यान से इसको नेट पे जाके सर्च करें तो बहुत सारी चीजें मिलेगी। औरंगजेब मर जाता है। जैसे ही औरंगजेब मरता है, इसके बच्चों में फिर से उत्तराधिकार वैसे होता है जिसे औरंगजेब ने शुरू किया था। अब इस यहाँ पर देखिए, पीछे के 50 सालों में केवल एक शासक औरंगजेब बना था, लेकिन आने वाले 52 सालों में 8 शासक बने या बनाए गए। ये मुगल स्थायित्व को, कमजोरी को दर्शाता है। बाद में इनके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा इस्लामीकरण के चलते हिंदू शाही, मुसलमान शाही, तुर्की शाही करते हुए दरबार में गुट बन गया और यही गुट ने आगे चलकर अवध, हैदराबाद ऐसे सारे राज्य की स्थापना किया और मुगल साम्राज्य को अंतिम रूप से, जैसे नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करते हैं और अंग्रेजों का आगमन होता है, ये पूरी तरह से लहूलुहान रहता है और अंतिम में 1857 में ये मर जाता है। ये रहा आपके औरंगजेब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण और चीजें। अब आपको औरंगजेब के बारे में कैसे क्या विचार बदले या अकबर के बारे में, वो आप समझते रहें। इसको जितने भी पॉइंट आप दिए गए हैं, इसको जरूर आप पढ़ते रहिएगा, अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। और बता दें, औरंगजेब का जो साम्राज्य था वो दक्षिण भारत के, जहाँ पर आप पांडे कहते थे ना, उसको छोड़कर, और ये औरंगजेब का शासन था, याद रखिए। इतना बड़ा औरंगजेब का शासन था। सोचिए, जिस समय वोडाफोन नहीं था, BSNL नहीं था, खासकर जियो नहीं था, यानी कि कम्युनिकेशन था ही नहीं, दिल्ली से कांची तक जाने में 2 महीने लगते थे। इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाना स्वयं औरंगजेब के बस की बात नहीं थी, उसके उत्तराधिकारियों को तो बात ही नहीं करते हैं। तो फिक्स है, ये औरंगजेब का जो समय था, ये मुगल साम्राज्य का सांध्यकाल था।
इसको यदि औरंगजेब को अपने शासन को स्थायित्व रखना था तो दो काम अवश्य करना चाहिए था। एक तो उसको अलाउद्दीन से सीख लेना चाहिए था पहला, और दूसरा अपने बाबा और अकबर से लेना चाहिए था। अलाउद्दीन से सीख क्या लेना चाहिए? दक्षिण पर अटैक करके उनको हराओ, हराने के बाद उनसे पैसा लो और वापस चले जाओ अपनी दिल्ली, उनको स्वतंत्र छोड़ दो। अलाउद्दीन का काम। यह समुद्रगुप्त से ले लेते वो तो और बेहतर था। अकबर से क्या काम था? आपको इस्लामीकरण नहीं करना चाहिए था, मुसलमान धर्म को इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए था कि बहुसंख्यक हिंदू खराब हो जाए, जजिया नहीं लगाना चाहिए था ताकि आप उनका समर्थन ना पा सकें। ये बात महान सम्राट अशोक से या अकबर से इसको सीखना चाहिए था। यदि ये दो बातें औरंगजेब लागू कर पाता तो संभव है कि 1857 के अलावा शायद 1957 तक मुगल साम्राज्य होता और आज हिंदुस्तान भी एक संवैधानिक राजतंत्र शायद होता। हम इसकी केवल कल्पना कर सकते हैं, ये सही हो या गलत हम इस पर कुछ नहीं कहना चाहिए। क्लियर? तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, शुभ चिंतक बने रहिए, सभी लोगों को आपसे में बातचीत करते रहिए और इसको सब्सक्राइब और शेयर करना कदापि मत भूलिए, लाइक भी करिए। इससे हमें तो फायदा ही है, आपको भी फायदा मिलेगा। अगली क्लासेस में हम आपको कल्चर के अलावा क्या वीडियो दें ये आप अपने कमेंट में अवश्य बताइएगा। टेट सीटेट के लिए भी कोई न्यूज हो तो जरूर बताइएगा, हम उस वीडियो डालते रहेंगे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। अशोका IAS बलरामपुर आपके स्वर्णिम भविष्य की आशा करता है। धन्यवाद।